आज हम कुछ ऐसे एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जिसमें से एटलीस्ट 4 से 6 एमसीक्यू तो एग्जाम में पूछे जाते ही है और पूछे जाएंगे भी। सो यस, आज हम लोग ट्रायल बैलेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट का, फिर कंजर्वेटिज्म एंड ऑल कॉन्सेप्ट, जितने भी अकाउंटिंग इक्वेशन है, ट्रायल बैलेंस, लेजर, सब्सिडरी, इनके एमसीक्यूज करेंगे। अराउंड अराउंड मान के चलिए हम लोग आज 80 to 90 एमसीक्यूज कवर करेंगे। लगभग ये 40 to 50 मिनट में जाएगा, बट यस, ये आपको एटलीस्ट 10 मार्क तो जरूर देके जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज हमारे। अगेन वही हम करेंगे, पहले आपके स्टडी मटेरियल से, फिर हम चलेंगे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला दिया है द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ कंपनी आर डिस्प्ले इन विच स्टेटमेंट। कौन से स्टेटमेंट में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को लिखे जाते हैं? तो सर, जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस या इनकम प्रॉफिट होता है बैलेंस शीट में नहीं, वो हमारे इनकम स्टेटमेंट में आता है। अगर आप एनपीओ चैप्टर कर रहे हो तो रिसिप्ट इनकम एक्सपेंडिचर वर्ड होता है, फाइनल अकाउंट कर रहे हो तो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस नाम से होता है सर। उन सभी को हम क्या बोलते हैं सर? इनकम स्टेटमेंट। द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने के पीछे का पर्पस क्या होता है? ऑप्शन दिया है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर। यस, मुझे तो लग रहा है एक यही है, फिर भी हम बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं सर, क्या पता जैसे हमारे जिंदगी में एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछता है, यहाँ पे ऑप्शन वैसा हो। देखिए, बोला है टू मेंटेन बैलेंस शीट। नहीं भाई, बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए हम नहीं करते। मिनिमाइज टैक्सेस, टैक्स कम करे, चोरी नहीं, हम वो भी काम नहीं करते सर। टू कीप ट्रैक ऑफ लायबिलिटीज, नहीं, लायबिलिटीज का ट्रैक करना काम वो भी हमारा इसमें नहीं है। नॉर्मल सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने के पीछे पर्पस होता है कि शेयर होल्डर्स को सही इंफॉर्मेशन हम दे सके जो हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग। ओके, अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन, बताइए अकाउंटिंग किसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्या चीज के रिगार्डिंग? पहला बोला है कॉस्ट एंड इनकम ऑफ मैनेजर्स। ओके, बोल रहा है कितना कॉस्ट है और क्या इनकम है मैनेजर्स का, वो बताता है क्या? ठीक है। फिर बोला है कंपनी का टैक्स लाइबिलिटी कितना है उस साल का, हाँ जी, वो भी बताता है। और फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो भी बताता है। तो यस, अकाउंटिंग जो है सब कुछ बताता है कंपनी के बारे में। यस, ऑल ऑफ द अबव, थर्ड का डी आंसर बनता है सर। द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग पीरियड बोला है। एक साल का डिटेल्स, एक साल का डिटेल्स जो होता है हमेशा आपको इनकम एक्सपेंडिचर को मैच करना होता है, सेम अकाउंटिंग पीरियड का डेटा रिकॉर्ड करना होता है। तो यस, वो जो है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट आता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हमें एक अकाउंटिंग पीरियड का सारा जो है एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करना होता है सर। ओके, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। और इसके लिए आपको हमेशा सारा बेसिक नोट्स कवर करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको इसके बेसिक नोट्स के पीडीएफ रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हो, विजनरी कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन। अदरवाइज आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आकर के हमें टेक्स्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जो भी आप क्वेश्चन और क्वारी होगा या फिर पीडीएफ के लिए इंस्टाग्राम का आईडी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हमें पता है सर अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल चीजें ही लिखते हैं, नॉन फाइनेंशियल चीजें नहीं लिख सकते, नहीं लिखते हैं। ये कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भाई? तो सर यस, डेफिनेटली जब फाइनेंस की बात किया जाए, मनी की बात किया जाए, तो यस सर, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल चीजें लिखते हैं, नॉन फाइनेंशियल चीजें इसमें नहीं लिखा जाता है सर। तो फिफ्थ का डी आंसर बनेगा हमारा। सिक्स पे आते हैं सर, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर दी। अब पहले समझो कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता क्या है सर। सर, बैड डेट मतलब जिससे पैसा नहीं मिलने वाला, प्रोविजन मतलब हम पहले से ही डिसाइड करके चल रहे हैं, एक अपने जजमेंट, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने प्रीवियस डेटा के बेस पे कि यार जितना मेरा सेल्स होगा उसमें से 5% लोग तो पैसा डुबा देंगे। अब जब कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर हमें मालूम है कि होने वाला है, हुआ नहीं है, वी आर ट्रीटिंग की होने वाला है, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं प्रोविजन क्रिएट करना, पहले से मान के चलना, पहले से उसके लिए सतर्क रहना भाई, इन शॉर्ट कहीं ना कहीं। तो दिस प्रोविजन इज क्रिएटेड ओनली बिकॉज ऑफ दिस सर आवर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है एक्सपेंडिचर तुम्हारा होने वाला है, जेब से पैसा कटने वाला है, तो लिखो लिखो, लिख के रखो। पैसा आने वाला लग रहा है तो मत लिखो, पैसा आएगा तभी लिखने का। जाने वाला है तुम्हें लग रहा है, कंजर्वेटिज्म बोलता है भाई खर्चा होने वाला लग रहा है ना, लिख लो लिख लो लिख लो।
कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सर हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो 6 का आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। चलो 6 की तरफ बढ़ते हैं। 7 बोलता है फिक्स एसेट और करंट एसेट को हम कैटेगराइज कौन से रूल के अकॉर्डिंग करते हैं भाई, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। देखिए सेपरेट एंटिटी बोलता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हमने 11 में पढ़ा हुआ है सर। गोइंग कंसर्न बोलता है, यही आंसर एक्चुअली गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग ही डिफाइन होता है कि आपका कौन सा एसेट फिक्स एसेट बनेगा, कौन सा एसेट करंट एसेट बनेगा। ठीक है, तो यस सर इसका मेन आंसर गोइंग कंसर्न रहेगा। टाइम पीरियड, कंसिस्टेंसी, सेपरेट एंटिटी नहीं। और इस सब के लिए हमने बेसिक में पढ़ा हुआ है और नोट्स लिख के दिया है। जिसने अब तक नोट्स नहीं पढ़ा है पहले नोट्स के बाद बाहर करो, बाहर से बस रीड करो उसके अंदर कंटेंट, आपको समझ जाए कि मैंने एग्जाम्पल्स उसमें दिया हुआ ऑलरेडी। ओके, आगे आते। ओमिशन ऑफ पैसा, ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द बेस, फॉर एग्जांपल होता है ना 24.26 पैसा, अगर ऐसा है तो राउंड फिगर हम कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग में हम अगर कुछ छोटे मोटे राउंड फिगर करने हो तो हम कर सकते हैं। मटेरियल चीजें इसमें कवर होता है आपका। ठीक है, कंजर्वेटिज्म मैंने बता दिया है, कंसिस्टेंसी आगे आने वाला है। रियलाइजेशन जब रियलाइज होगा तभी रिकॉर्ड करते हैं। कंसिस्टेंसी में सेम चीज सेम पॉलिसी आपको कंसिस्टेंसीली फॉलो करना है। और मटेरियलिटी के अंदर अगर कुछ अमाउंट वगैरह ओमिशन है तो हम इसको राउंड फिगर ले सकते हैं। मटेरियल चीजें इन्वॉल्व होना चाहिए, दैट्स इट। इसकी वजह से इंपैक्ट होता है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग। अगेन सेम क्वेश्चन ही, ये सेम क्वेश्चन ऊपर था सर। हम प्रॉफिट लॉस 1 साल का ही क्यों बनाते हैं, यहाँ पूछ रहा है ये क्यों, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सर, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है हमें हमारा अकाउंटिंग 1 साल का प्रिपेयर करता है कि हर साल हम ऑब्जर्व कर सके कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है सर। ओके, ये स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चन थे हमारे जो आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर आप ही के स्टडी मटेरियल में 25 से है जो हमारे लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस के। तो हम लोग ये सारे टॉपिक के छोटे मोटे टॉपिक आज एक ही साथ कवर कर दे रहे हैं। ओके, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, देखो 3 टाइप के अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, हर किसी को पता है सर। तो पर्सनल में नाम आता है, रियल में एसेट्स आता है, नॉमिनल में सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सपेंस लॉस दोनों आता है, ए एंड बी दोनों आता है। और इसका एप्रोप्रिएट आंसर बनेगा D1, दैट इज ए और बी दोनों भी कवर होता है सर। ओके, 26 पे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बताइए कौन सा पर्सनल में आता है। पर्सनल में 3 है ना, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव। देखो नॉमिनल तो नहीं है, यस सर इट्स और आर्टिफिशियल पर्सन, हाँ इंसानों द्वारा बनाया हुआ, लॉ द्वारा, क्रिएटेड बाय लॉ। अगर हमारा तुम्हारा नाम होता तो किस में आता, पर्सनल में आता, आई मीन नेचुरल पर्सन में आता सर। अगर कंपनी और किसी इंस्टीट्यूट का नाम है तो सर आर्टिफिशियल में। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस वर्ड है तो सर रिप्रेजेंटेटिव में। इज दैट क्लियर? अब इसी बात पे कर दीजिए फटाफट फटाफट इस वीडियो को लाइक और कीजिए अपने सारे CMA फाउंडेशन ग्रुप में शेयर जल्द से जल्द सर। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नोन एज सर जर्नल। जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं उसको ओरिजिनल बुक में एंट्री करने को हम क्या कहते हैं, जर्नल पास करना कहते हैं, जर्नल एंट्री पास करना कहते हैं हम। ठीक है, प्रीपेड डेट मैंने अब भी समझाया, प्रीपेड वर्ड है तो सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा, प्रीपेड वर्ड है तो सर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। ये 11th का एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन होता है सर। इन एन अकाउंट अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से, जो ज्यादा होगा वो बैलेंस होगा, मतलब उसका पल्ला भारी, वो ज्यादा, डेबिट ज्यादा तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट ज्यादा तो क्रेडिट बैलेंस। आंसर याद रखना, तो इसका आंसर रहेगा 29 का B1 सर। अ सेल ऑफ गुड्स टू राम, हमने राम को बेचा, कैश आया, रोकड़ा आया, राम कौन, श्याम कौन, घनश्याम क्यों, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑन द क्रेडिट ट्रांजेक्शन वी हैव टू रिकॉर्ड नेम ऑफ द समवन, जो सामने रहेगा या पर्सन रहेगा। बट जब कैश ट्रांजेक्शन होगा जस्ट वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली कैश। तो नॉर्मली हमने सेल किया है तो सेल का एंट्री क्या होगा सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो डेबिटेड क्या होगा सर, कैश डेबिटेड होगा, इसलिए कैश इज और प्रॉपर एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 30। ओके, चलिए आगे बढ़ते सर। अब विथड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस ने खुद के यूज के लिए पैसा निकाला बिजनेस से, उसको हम कहते हैं ड्राइंग। मोस्टली इसका जर्नल एंट्री बनता है सर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, और क्रेडिट पूछा है तो क्रेडिट क्या होता है, नहीं समझा एंट्री, याद करो पार्टनर्स कैपिटल बनता है तो हम डेबिट में टू ड्राइंग लिखते हैं, तो इसका एंट्री क्या बनना, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग बनना।
Got it? Yes sir, no? इस बात लगाओ ताली, दो ताली, या वेरी गुड। चीजें आएंगे उस अकाउंट से ट्रांसफर होके क्या बनता है सर, हमारा लेजर बनता है सर। बहुत सारे अकाउंट्स बनने के बाद लेजर बनता है सर। यस सर, नो? ओके। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डे बुक टू लेजर, इसको हम क्या कहते हैं? जो डेली का बुक होता है वहां से हम जब लेजर में ट्रांसफर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं सर? लेजर पोस्टिंग कहते हैं। याद है ऊपर था, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नलाइज करते हैं और उस जर्नल एंट्री को जब हम लेजर में लेकर आते हैं, सेकेंड स्टेप पे आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेजर पोस्टिंग कहते हैं। देखो वर्ड ही कितना प्यारा, मैचिंग 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 सर, लेजर पोस्टिंग कहते हैं। समझा? तुक्का भी ऐसा मारो कि आंसर राइट हो जाए। समझा? ओके सर। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू, अगेन कॉन्सेप्ट सर, हमने पे कर दिया ना, बात खत्म। तू कौन मैं कौन, पैसा जहां आ गया तू कौन मैं कौन। तो सर उधारी नहीं है ना, पे कर दिया तो पैसा जाएगा, तो क्रेडिट किसको होगा? कैश इज गोज आउट, कैश इज गोज आउट, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। 35 का सी आंसर बन जाएगा सर। चलिए अगला वाला आप बता दीजिए यार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, लाइबिलिटी, ओनर्स, एसेट। ओनर्स मतलब एक स्टेट वर्ड, बड़ा प्यारा सा वर्ड, कैपिटल। तो ये चीजें किसका हिस्सा है रे? ये कहाँ देखने मिलता है? इनकम में देखने मिलता है? नहीं सर। कैश फ्लो में? नहीं सर। आई ला, बैलेंस शीट 11 में पढ़ा, 12 में पढ़ा, अभी भी पढ़ा, पढ़ भी रहे, पढ़ते भी रहेंगे। तो कहां देखने मिलता है सब? बैलेंस शीट। तो आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। अरे सी रहेगा, 36 का सी आंसर रहेगा अपना। 37, बैड डेट रिटर्न ऑफ, ओ बुरा डेटर हो गया था लेकिन बाद में अच्छा इंसान बन गया। हाँ मतलब बुरा हो गया था, मुझसे मिलने के बाद वो इंसान अच्छा हो गया, आके पैसा दे दिया मुझे मेरा। अब पैसा मिल गया ना, अब जब बैड डेट रिकवरी होता है उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? देखो बड़ा बड़ा प्यारा सा एंट्री है सर। पैसा व्हाट कम्स इन, तो कैश कम्स इन, तो कैश को डेबिट, और ये रिकवरी क्रेडिट होगा क्योंकि मुझे फायदा हो रहा है, इनकम होगा सर। तो एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। और इन्होंने पूछा है कि हाँ क्या एंट्री होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। ढूंढो इससे मिलता जुलता कुछ एंट्री है क्या यहाँ वहां पे? देखो है ना, क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवरी, तो यस यही रहेगा सर। ये ट्रेड रिसीवेबल, प्रॉफिट एंड लॉस पल्ले नहीं पड़ता अपने को हमारा एंट्री मिल गया, उससे जुड़ा हुआ आंसर ढूंढा, मैच कर दिया, मार लिया हमने अपना 2 मार्क्स, पा लिया हमने अपना 2 मार्क्स। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं सर। अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस, अच्छा बोलता है बताओ ट्रायल बैलेंस कब बैलेंस नहीं होगा, मतलब कब टैली नहीं होगा? अगर तुमने 2 बार करेक्ट पोस्टिंग किया हो जाएगा, इधर भी 100 के जगह पे 200 किया, इधर भी 200 किया, ए सेम सेम टैली टैली, इस तकलीफ नहीं है। फिर क्या बोला इसने? फिर बोलता है कि परचेस ऑफ क्रेडिट बेसिस इज डेबिटेड टू परचेस, ये भी चल जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। 500 हमने पे किया क्रेडिटर को बट 50 दिखाया 500 की जगह पे, अरे जीरो में गोलमाल किया, जीरो में जोलजाल मतलब सर टैली नहीं होगा। तो आंसर क्या बनेगा? सी। 38 का आंसर बनेगा सी। और ट्रायल बैलेंस शो, ट्रायल बैलेंस क्या बात है? हॉनेस्टी बात है अकाउंटेंट का, कि हमारा अकाउंटेंट कितना हॉनेस्ट है, कितना सच्चा है, कितना हमसे प्यार करता है, वो बात है नहीं सर। हॉनेस्टी ऑनेस्टी कुछ नहीं बात, ये सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बात है, ध्यान रखना। मैंने जब ट्रायल बैलेंस समझाया तभी बताया था, ट्रायल बैलेंस हमेशा सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, तुमने इसको जो नंबर दिया वो निकाल के बताएगा, कोई सच्चाई कोई प्यार नहीं दिखाएगा इसमें वो। अगला सर, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ओरिजिनल एंट्री, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है सर, इसका आंसर जर्नल है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड, शुरुआत में देखा था शायद, सेकंड की थर्ड क्वेश्चन था हमारा। आइला रिपीटेड सर, डेबिट बैलेंस रिपीटेड अगेन। लेजर कंटेंट, अरे लेजर में सर बड़ा बहुत सारे अकाउंट होते हैं सर, लेजर में क्या होता है सर? बहुत सारे अकाउंट होते हैं और कुछ नहीं सर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर इंटरेस्ट फ्रॉम, आई सुनो 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 सुनो, लास्ट के 2 क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक से खत्म हो जाएंगे, फिर चलेंगे हम बोर्ड क्वेश्चन पे, और वहां पे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से रिपीटेड देखने मिलेंगे। देखिए बोलता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डे बुक टू लेजर, क्या बोलते हैं उसको रे? ऊपर पड़ा था 43 का डी सर, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से, अ लेजर इज आल्सो कॉल्ड एज, ध्यान रखिएगा, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल बुक्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर वो बोर्ड वाले चाहेंगे तुम्हें गुमराह करने के लिए तो इसके जगह पे ये ऑप्शन दे देंगे,
तो ये भी ऑप्शन तुम्हारे लिए याद होना चाहिए दिमाग के अंदर। ओके, तो हमने हमारे सारे एमसीक्यूज कर लिए हमारे स्टडी मटेरियल से। अब चलते हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पे। ऑलमोस्ट कुछ मुझे लगता है 45 एमसीक्यूज है, इसमें से आपको तो 5 से 10 तो रिपीटेड देखने मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट और जाएगा मैक्स टू मैक्स, फिर ये टॉपिक भी यहाँ खत्म। मतलब सोचो हम हर वीडियो में कम से कम 4 से 6 मार्क्स 4 से 6 मार्क्स कवर करते चल रहे हैं हर 30-30 मिनट के अंदर। तो भी नुकसान क्या है? फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, गलत बात है ना? कर दो जल्दी कर दो। ओके चलो आगे बढ़ते सर। ओके, विच मैथड ऑफ कॉस्टिंग, ये कॉस्ट चैप्टर का एक एमसीक्यू इसके अंदर आ गया, कोई बात नहीं, आ गया है तो हम इसको अनदेखा नहीं करेंगे, जो भी आए गले लगाएंगे हर किसी को सर। तो सर विच मैथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट फॉर प्राइसिंग इंडस्ट्री। देखो जो भी हमारा प्रिंटिंग इंडस्ट्री होता है, प्रिंटिंग में स्टेजेस होता है, तो उसमें अलग अलग जॉब दिया जाता है, अलग अलग काम दिया जाता है। तो यस, जॉब कॉस्टिंग के टाइम पे इस पर अच्छे से डिस्कशन हो जाएगा। नेक्स्ट सर आते हैं सर, विच आर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, गोइंग एंड ऑल के ऊपर। तो अगेन कहूंगा वीडियो को पॉज कीजिए, पहले सारे कॉन्सेप्ट एक बार मीनिंग पढ़ लीजिए, फिर यहाँ आइए, वरना ऐसे होगा कि सुनील पांडा सर लोरी सुना रहे हैं, हम लोरी सुन रहे हैं, ऐसा हाल हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज वायलेटेड वुड मेक कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफिकल्टी। बताओ भाई, कब हम कैसे कंपेयर करते, किसके अकॉर्डिंग? सर एक्यूरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर सकते हैं, ताकि अगर मान लो कुछ 6 महीना पेमेंट किया, 6 महीना बाकी है, तो हम उसमें ऐड करें, तो ताकि प्रॉपर एक साल का डेटा मिले तो हम कंपेयर कर सके सभी के साथ में। सर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट डज नॉट वर्ड दिया है, नॉट वर्ड में गुमराह करता है। इसी वर्ड से हमारा सारा जज्बा, सारा क्वेश्चन का आंसर, सब कुछ बदल जाता है। ध्यान दो, ये भी यहाँ पे कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट डज नॉट रिक्वायर पूछा है, मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल। सर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है तुम प्रोविजन बना सकते हो, तो ये आंसर नहीं बनेगा, ये आंसर तो नहीं है, थर्ड का ए तो नहीं है सर। आगे बढ़ते, वैल्यूइंग स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट, है ना, 2 वैल्यू होता है क्लोजिंग स्टॉक का, विच लोवेस्ट लिखना होता है, वो भी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही होता है, तो ये भी आंसर नहीं है सर, ये भी आंसर नहीं है। क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये सुनो 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 सुनो, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है जो तुम्हें लॉस होने वाला है या एक्सपेंस होने वाला है उसको तुम लिखो, जो तुम्हें फायदा होने वाला है जब तक होगा तब तक वो मत लिखो, वो नहीं बोलता है वो। और क्रेडिटर मतलब क्या होता है? जिसको पे करना बाकी है। अब यहाँ क्या लिखा है? डिस्काउंट, मुझे लगता है कि मेरा क्रेडिटर ना मुझे 500 रुपए डिस्काउंट देने वाला है, तो प्रोविजन बनाओ। ये कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म नहीं बोलता है, और इसका आंसर यही है, समझा? बाकी चीजें बोलता है करो करो, खर्चा हो रहा है खर्चा लिखो लिखो, लेकिन ये प्रॉफिट होने वाला है बोल के मत लिखो जब तक होगा नहीं। तो यस, ये इसका आंसर रहेगा, नॉट वर्ड होने के वजह से। आगे, एज पर ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट में से करेक्ट है पता करना हमें। इसमें मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको, ये सोर्स ऑफ फंड और एक एप्लीकेशन ऑफ फंड के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब पैसा लगाना, जो वन काइंड ऑफ एसेट्स होता है। सोर्स ऑफ फंड मतलब पैसा आना। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाने के लिए, सोर्स ऑफ फंड मतलब पैसा आना। तो अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए, यहाँ पे लाइबिलिटी और एसेट्स है, कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज है। हमें देखना है कि दोनों स्टेटमेंट के वजह से सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए, मतलब लाइबिलिटी और एसेट दोनों के वजह से पैसा आना चाहिए। अब वो कब आ सकता है, समझो, लॉजिक लगाओ। सोर्स ऑफ फंड कब हो सकता है? जब पैसा, लाइबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में आओ, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो सोर्स ऑफ फंड होगा, कि डिक्रीज होगा तो सोर्स ऑफ फंड होगा, पहले बताओ मुझे। चलो, लाइबिलिटी मतलब कर्जा लेना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन लिया तो पैसा आएगा, लोन पे किया तो पैसा जाएगा। आई वॉन्ट सोर्स ऑफ फंड, मतलब पैसा आना चाहिए। तो अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या बोल रहा हूं मैं, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो सोर्स ऑफ फंड हो रहा है। असेट के बारे में आते हैं, असेट बेचूंगा तो पैसा आएगा, असेट खरीदूंगा तो पैसा जाएगा। आई वॉन्ट पैसा आना चाहिए। असेट सोल्ड मतलब असेट अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो भी सोर्स ऑफ फंड। तो जब जहां पे जिस स्टेटमेंट के दोनों वर्ड होगा वही अपना आंसर है, ढूंढो। इंक्रीज लाइबिलिटी, हाँ ये मैच हो रहा है। अब देखो ये मैच हो रहा है क्या? इंक्रीज इन एसेट है, ये नहीं है। अपने को डिक्रीज इन एसेट चाहिए, डिक्रीज इन लाइबिलिटी भाई नहीं चलेगा, अपने तो लाइबिलिटी इंक्रीज चाहिए। देखो लाइबिलिटी इंक्रीज है इसमें, ये मैच हो रहा है। आगे क्या चाहिए? एसेट डिक्रीज। यस, आवर आंसर इज थर्ड वन, C1। इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ने का खुद ही से पहले माइंड में उसका आंसर रेडी करो, फिर ढूंढो उससे कुछ मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये तुम्हारा आंसर है। नहीं समझा तो वीडियो को पॉज करो, फिर से जाओ, फिर देखो, समझ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है।
ओके, this is more a convention than a concept. It process that while accounting for various transaction, only those which may have material effect, clearly word दिया है, material effect on profitability of financial statement एंड ऑल चीजें आपका रिकॉर्ड होना चाहिए. सिर्फ मटेरियल चीजें क्लियरली बोल के सर ऑप्शन क्या आएगा अपना C1. समझे ना? तुक्का ऐसा मारो कि एकदम सही आंसर होना चाहिए. चलो आगे. रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स एसेट एट अ कॉस्ट और इंश्योर्ड अडहेरेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट पे, कॉस्ट वाला पार्ट है तो सर कॉस्ट कॉन्सेप्ट अपना. ओके, नेक्स्ट वन. ओमिशन ऑफ पैसा, सेम क्वेश्चन अपने पास था, सेम क्वेश्चन अपना टेक्स्ट बुक में था, स्टडी मटेरियल में था. इसका ऑप्शन क्या सर? मटेरियलिटी, दैट इज 7 का C1, 7 का C1. 8 पे आ जाओ. एसेट्स आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर, एसेट्स हम बिजनेस में क्यों लाते हैं? बेचने के लिए नहीं भाई, कैश में कन्वर्ट करने के लिए भी नहीं. अर्निंग रिजर्व, रिजर्व मतलब पैसा बनाने के लिए लाते हैं, पैसा बनाने के लिए लाते हैं ना. मशीन आएगा, उससे मैन्युफैक्चर होगा, बेचूंगा, प्रॉफिट आएगा, रिजर्व बनेगा, तो यस रिजर्व के लिए. रीसेल के लिए तो नहीं, और कैश में कन्वर्ट करने के लिए. कैश में कन्वर्ट करने का मतलब ही रीसेल ही हो एक तरह का. इट इज इसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू इंश्योर. अच्छा, बोल रहा है हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसी क्यों फॉलो करते हैं? ट्रांसपेरेंसी के लिए, डेफिनेटली यस यार. कंसिस्टेंट सब कुछ चलता रहे, यस उसके लिए हम पॉलिसी को फॉलो करते हैं. और कंपेयर भी कर सके, तो तीनों भी अपना आंसर है, तो दैट इज ऑल ऑफ द अबव आंसर बनेगा. D1. 9 का D आंसर आएगा, 9 का D. इन द फाइनेंस स्टेटमेंट कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं होता, उसको अलग से प्रेजेंट करना पड़ता है बैलेंस शीट के नीचे. कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? विच इज डिपेंड ऑन द फ्यूचर इवेंट. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. रोहन परचेस किया, सेम क्वेश्चन आई थिंक सो आपके स्टडी मटेरियल भी है. रोहन ने परचेस किया कि नहीं है? नहीं है, नहीं है. रोहन ने परचेस किया 25 लाख का गुड्स, उसको बेचा उसने कुछ चीजें, तो जिस साल खरीदा जिस साल बेचा वही चीजें रिकॉर्ड कर रहा है. इट्स अ मैचिंग कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना, पूरा पढ़ना. मैचिंग कॉन्सेप्ट, सेम चीजें रिकॉर्ड हो रहा है आपका. 11 का C1, 11 का C1. चलते 12 के पास सर. डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस, सेम अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहा है, सेम अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहा है वो. प्रिंसिपल तो मैचिंग, जब सेम अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं मैं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आएगा सर. सेम अकाउंटिंग ईयर में सेम एक्सपेंसेस सेम इनकम, उसी ईयर का एक्सपेंडिचर उसी ईयर का इनकम को रिकॉर्ड करना चाहिए. द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म इन बैलेंस शीट रिजल्ट. हाँ, ये थोड़ा सा आपके लिए यूनिक हो सकता है, अलग हो सकता है, ध्यान रखिएगा. जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो उसके वजह से आपका कैश में इंक्रीज होता है, कैश में इंक्रीज होता है. नेक्स्ट वन. इफ द गोइंग कंसर्न इज नो लॉन्गर वैलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. क्या बोलना चाह रहा है? गोइंग कंसर्न इज नो लॉन्गर. अच्छा, तो इसका आंसर ना ऑल प्रीपेड एक्सपेंस तो नहीं, टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं. हाँ, ये लैंड हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट वुड बी वैल्यूड एट इज रियलाइजेबल वैल्यू सर. ठीक है, गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग कौन सा भाई चीजें इसमें कवर ट्रू है, ट्रू चीजें है पूछा. नो लॉन्गर कौन सा हो सकता है? तो यस, लैंड को हम लोग एज ए इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे हमेशा लिखते हैं हम लोग. नेक्स्ट वन 15 पे आते हैं. थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अभी, इनकी बहुत सारे एमसीक्यूज अपने पास है यहाँ पे, एटलीस्ट 45 तक चलना है अपने को. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट आर शेयर होल्डर्स क्रिएटर क्रेडिटर्स. शेयर होल्डर्स को हम एक तरह का, याद है कैपिटल हम लाइबिलिटी लिखते हैं, क्यों क्यों लिखते हैं लाइबिलिटी में, जबकि ओनर्स का ही पैसा है, ओनर्स का ही बिजनेस है सर, क्योंकि लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है. लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसलिए कैपिटल को लाइबिलिटी माना जाता है सर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटीजेंट. कौन सा कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं है? पहचाने, नॉट वर्ड है, हाँ नॉट वर्ड है, कौन सा नहीं है? पहला बोला है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नोलेज. भाई किसी ने केस कर दिया कंपनी के ऊपर, कंपनी बोलता नहीं करेगा पेमेंट, जा का करेगा कर ले, तो कोर्ट में केस चल रहा है, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग ईयर आ गया, जब तक वो रिजल्ट नहीं आता तब तक हम उसको लाइबिलिटी नहीं बोल सकते, तो ये तो कंटीजेंट लाइबिलिटी है. दिस डिपेंड ऑन द फ्यूचर इवेंट. डेप्ट इंक्लूडेड, भाई ये तो आरडीडी की बात कर रहा है, और आरडीडी कंटीजेंट में नहीं आता, तो मुझे लगता है बी आंसर है. और भी चेक करते कोई अप्रोप्रिएट तो नहीं है. अनकॉल्ड लाइबिलिटी और अरियर भाई कंटीजेंट में आते हैं, तो आंसर बी होना चाहिए. 16 का बी वाला आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से. अगेन सेम क्वेश्चन है, इसका ए आंसर है, सेम है, खाली ऑप्शन नंबर चेंज है, शायद डबल टाइम प्रिंट हुआ है. देखो मार्च 16 में आपको देख सकते हो 3-4 क्वेश्चन पूछा हुआ है. देखो मार्च 3-4 क्या यार, 1-2-3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, आई थिंक 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है तो है ना. 8 से 10 मार्क तुमको देता ही चैप्टर. आगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म विल अफेक्ट द इफेक्ट ऑफ. 18 का सर बनना चाहिए अपना
बोल रहा है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होगा सर, एसेट्स अंडरस्टेटमेंट होता है, अब है नहीं बट फिर भी दिखा रहे, है नहीं बट फिर भी हम ऊपर दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैल्यू कम हो रहा है, ये कम दिखा रहे हैं, वैल्यू कम दिखाते हैं, इन शॉर्ट ये अंडरस्टेटमेंट होता है, जितना होना चाहिए उतना दिखता नहीं है, कम दिखता है, अंडरस्टेटमेंट दैट इज ओके। रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स एसेट कॉस्ट इंश्योर, ये था हाँ सर, कॉस्ट के बेस पे था, दैट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट था, 19 का सी वाला रिपीटेड है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट बट ऑब्वियसली नो डाउट, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बेस्ड ऑन दी अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रहा है, अगेन सर मैचिंग रिपीटेड क्वेश्चन है। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ, इसमें कोई चेंज नहीं होता, जब क्रेडिटर्स कम हो रहा है, जरूर नहीं कि हम कैश पे किए, हो सकता है उसमें कुछ शेयर्स भी दिए रहेंगे, तो वहीं पे लाइबिलिटी इफेक्ट भी हो सकता है, तो नो चेंज इन एसेट, एसेट में कोई इफेक्ट नहीं होगा क्रेडिटर्स के वजह से, क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी के पार्ट है, वहां पे अगर वहां बोल के दिया क्रेडिटर्स को पे किया हमने तो कैश कम हुआ रहता, ओके ठीक है। 22 का D1, एक मिनट, मेरे हिसाब से डिक्रीज इन कैश भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है ना, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर रिजल्ट इन, अगर अगर मैं स्टेटमेंट चेंज करता हूँ बाय पेइंग कैश बोल के, तो इसका आंसर बनना चाहिए फिर डिक्रीज इन कैश, ठीक है, अगर बाय पेइंग इन कैश में स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ तो आंसर क्या बनेगा फिर बी वाला, कुछ नहीं रहेगा तो नो चेंज इन एसेट आ सकता है, चलो बट इसका अकॉर्डिंग मैं बी मानता हूँ, शायद इस स्टेटमेंट इनकम्प्लीट ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, एक बार चेक कर लेंगे हम लोग फिर भी 22 का आंसर क्या रहेगा, ठीक है, बट मेरे हिसाब से डिक्रीज इन कैश भी हो सकता है। 23, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है सर, सेम क्वेश्चन है, मॉनिटरी वाला, मनी वाला स्टडी मटेरियल में था आपने। इनकम टैक्स ऑफ सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर अपना इनकम टैक्स भर रहा है, मतलब वो खुद के लिए खर्चा कर रहा है बिजनेस से, इस कॉल्ड एज ड्राइंग सर, और ड्राइंग के केस में कैपिटल बनता है, तो यहाँ पे हम ड्राइंग लिखते हैं, तो कैपिटल डेबिटेड होता है, ड्राइंग क्रेडिटेड होता है, देखो ऐसा कुछ है क्या, है ना, कैपिटल डेबिटेड होता है, मैंने कहा ना कैपिटल डेबिटेड होगा, ड्राइंग क्रेडिट होगा, तो ऑप्शन है अपने पास सी वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अरे आओ यार तुम लोग बोर मत हो जाए, ऐसा मत करो यार, कुछ कुछ गिने चुने बस 20 क्वेश्चन बचे, 20-25 खत्म हो जाएगा टेंशन मत लो, आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कौन सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, देखो मैं आप बाद में सारे ऑप्शन पढ़ सकते हो बट मैं आंसर बता रहा हूँ D1, ऐसा क्यों, देखो बाकी सब तुम्हारा फाइनेंस से लिंक है, पैसा से, फाइनेंस से, अकाउंट से लिंक है, ये क्या बोलता है तुमको साला वैसा रिपोर्ट बनाना जैसा मैनेजमेंट मांगता है, सुनना हो सकता है, तुम गुनाह करोगे, तुम चोरी करोगे, हाँ अपराधी कहलाओगे तुम, हाँ तुमको ऊपर नर्क में जगह नहीं मिलेगा ऐसा करोगे तो यार, तो यहाँ पे इन शॉर्ट क्या बोलना चाह रहा है, हम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं काम करेंगे, हम डेटा के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो यस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है मैनेजमेंट अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो यस ये बोला है नॉट वर्ड ना, तो कौन सा नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई भाई हम गुनाह वाला काम नहीं करते हैं, और गुनाह वाला काम है कि तुम रिपोर्ट बनाओ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो इज आवर आंसर। नेक्स्ट वन, अकाउंटिंग इक्वेशन, वो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाला पार्ट है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जरूर नहीं कि ऐसे ही वर्ड हो, कुछ इन्होंने तोड़ फोड़ के दिया रहेगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस होना चाहिए, माइनस है, तो ये तो आंसर है नहीं। अब ओनर्स इक्विटी मतलब होता है कैपिटल, तो इन लोगों ने क्या क्या देखो, ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल, तो कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर क्या करना पड़ेगा, एसेट माइनस लायबिलिटी करना पड़ेगा, तो आंसर बनता है B1, आप इसको तोड़ मोड़ के देख लेना, बी वाला आंसर मिलेगा, क्या कैपिटल बाहर आ गया तो असेट इधर जाएगा, तो असेट माइनस लायबिलिटी बनेगा आपका, तो 26 का बी आंसर, 26 का बी आंसर, ओके। आज फिक्स असेट एंड करंट असेट आर कैटेगराइज, कौन सा फिक्स असेट है कौन सा करंट असेट है, आपके बिजनेस के गोइंग कंसर्न के ऊपर डिपेंड करता है, ये सेम क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में था सर। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड, सेम 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 रिपीटेड, बताओ आंसर क्या आएगा, रिपीटेड है, रिपीटेड है, यस मनी मेजरमेंट, रिपीटेड होने का भी फायदा होता है कि आपका रिवीजन होता है ऑटोमेटिकली यहीं पे इसी वीडियो में, और जब तुम गपचू बैठ कर देखते रहते हैं खाली सर लोरी गा रहे हैं हम सुनते रहते हैं, बहुत मार खाओगे तुम लोग, मुझसे तो नहीं खाओगे, पहले जरूर खाओगे कि मूवी देखो करके, इसलिए बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, तब जाके तुम्हें तुम्हारा CMA फाउंडेशन निकलेगा अच्छे स्कोर से। आगे, हाँ सर, विच एवर इज लोअर वाला क्यों करते, स्टॉक दो वैल्यू दिया है, विच एवर इज लोअर क्यों रखते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है सर, वैन, हाँ इसमें एक कॉन्सेप्ट है हाइब्रिड अक्रूवल और कैश बेसिस वाला, अगर आपके बिजनेस में आप सारे ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करें तो कैश बेसिस बोलते हैं हम लोग, अगर सारे के सारे आप उधारी वाला रिकॉर्ड करें तो अक्रूवल बोलते हैं हम लोग, और जब दोनों रिकॉर्ड उसको हाइब्रिड बोलते हैं हम लोग, मतलब तुम कैश वाले और उधारी वाले दैट इज अक्रूवल दोनों भी रिकॉर्ड करते हो उसको हाइब्रिड बोलते हैं, और इसके अंदर हाइब्रिड वाला ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो दोनों बोला है इसके अंदर, अक्रूवल बोला है कुछ हमारा कैश में होता है,
कुछ हमारा एक्यूरेट वेस्ट होता है, दोनों भी मिक्सअप है, दैट इज हाइब्रिड आंसर बनेगा, हाइब्रिड D1 आंसर बनेगा D1। ओके, नेक्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगेन 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर क्यों होता है सर 1 ईयर क्यों? 31 का आंसर बनना चाहिए सर D1। ठीक है, 31 का आंसर बनना D1। ओके, नेक्स्ट वन, 32 इज नॉट ऑब्जेक्टिव अकाउंट। कौन सा चीज इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है अकाउंट का? पहला तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना, कीप रिकॉर्ड करना, असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। 32 का अपना आंसर क्या बनना चाहिए सर? देखो, रिकॉर्ड मेंटेन करता है, एनालिस भी करता है, फाइनेंशियल पोजीशन ही बताएगा, बट एक्यूरेट है कि नहीं वो हम नहीं बता सकते भाई। जो तुमने बोला कि तुमने गाड़ी खरीदा 50 लाख का, तो हमने एंट्री पास किया काउंटेड एज अ कि 50 लाख गाड़ी खरीदा, रिसिप्ट जो दिखा हमको। अब वो रिसिप्ट सच है नहीं है हमें क्या मालूम, हम तो ठहरे मासूम अकाउंटेंट, अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो यस, ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा जरूरी नहीं है, तो 32 का ए आंसर रहेगा। अकाउंटिंग साइकिल, ये डायग्राम था आपके चैप्टर के अंदर। तो कब खत्म होता है? जब सारे एंट्रीज खत्म हो जाएंगे तब अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा बेसिकली। ट्रेड डिस्काउंट से दो टाइप का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। हाँ, हम अंकल के पास जाते हैं, अंकल प्लीज कुछ तो डिस्काउंट दो ना, तो अंकल जी बोलते ठीक है डिस्काउंट दिया, फिर भी हम डिस्काउंट लेते उसको बोलते कैश डिस्काउंट। तो सर ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो C1 आंसर रहेगा। डेबिट नोट क्रेडिटर्स बोला है, मतलब परचेस है, रिटर्न से, ये आपका सब्सिडरी बुक क्वेश्चन है, सब्सिडरी बुक का। क्रेडिटर्स मतलब लिंक है परचेस से, रिटर्न तो परचेस रिटर्न की बात हो रही है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? परचेस रिटर्न बुक में। ठीक है, एडिटर में इस तरीके से आपको आंसर कभी ढूंढना होता है। लिंक, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसको समझो कौन से चैप्टर से, फिर समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आंसर डिमांड क्या करना अपने को। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर अकाउंटिंग पीरियड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, और इसका बेसिक प्रॉपर मुझे लगता है कंजर्वेटिज्म इसमें है नहीं ना, मैचिंग है, तो इसका एक्चुअल आंसर बनता है आपका पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट। 36 का B1, 36 का B1। ठीक है, एक्सपेंसेस वाला क्वेश्चन है। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर रिजल्ट इन, देखो अगेन ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें भी देखो डिक्रीज इन क्रेडिटर बोला है ना, क्रेडिटर जब वैल्यू कम हो रहा, अगर यहाँ पे दिया होगा पे कर रहे हैं, तो सर डिक्रीज इन कैश हो जाएगा, और डिक्रीज इन कैश इसमें आंसर है, और कुछ नहीं बोला है तो नो चेंज इन एसेट भी हो सकता है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो दोनों भी बन सकता है। अगर अभी फॉर एग्जाम्पल इतना ही क्वेश्चन है तो मैं कहूंगा नो चेंज इन एसेट, बट अगर वहां वर्ड लिख के दिया कि पेइंग कैश, तो क्या आंसर करेगा? डिक्रीज इन कैश। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाला है क्या? ढूंढो कुछ, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाला है क्या कुछ? 38 का, ये देखो ये इक्वेशन तोड़ मरोड़ के दिया, सेम क्वेश्चन है, वहां पे ओनर्स इक्विटी वर्ड था कैपिटल की जगह पे, डिफरेंस खाली इतना ही है। बस गिन चुन के और 5 से 7 मिनट बॉस, और इसी बात पे कर दीजिए वीडियो को लाइक। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड जो होता है हमने एक्स्ट्रा पे किया है, बट वर्ड प्रीपेड है, पूछा है बताओ किस में आएगा सर? रिप्रेजेंटेटिव, प्रीपेड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड बोल रहा है, इसमें तुम्हारा पीरियोडिटी कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सपेंसेस है, तो इसका मेन आंसर क्या रहेगा? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट विदाउट एनी फिजिकल एक्सटेंस, कोई दिखना दिखता ना छूता, उसको बोलता इनटैंजिबल एसेट, और आंसर है बराबर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम करते हैं, क्यों करते हैं भाया? ऊपर था सेम कंजर्वेटिज्म, तुम्हें लग रहा है तुम्हारा नुकसान होने वाला है, लिख लो, इट इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इनकम टैक्स तुम खुद का भरते हो, तुम खुद करते हो, ड्राइंग करते हो, ड्राइंग कैपिटल डेबिट में आता है, तो एंट्री बनता है कैपिटल 2, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड होता है, ड्राइंग क्रेडिट होता है, आंसर आएगा D1। सेम क्वेश्चन। नरेशन हमेशा कहाँ लिखते हैं सर? जर्नल एंट्री में नरेशन लिखा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है, बचपन का क्वेश्चन है हमारा। पर्सनल का एग्जाम्पल बताइए, चलो बता दो यार पर्सनल का एग्जाम्पल क्या है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे, पर्सनल का एग्जाम्पल क्या है। चलो देखो, पर्सनल का बताता हूँ, मेरे क्रिएटर है, आप मुझे ऐसे करोगे, कमेंट करोगे, मशीन किस में आएगा? पर्सनल, रियल की नॉमिनल, और इसका आंसर रॉन्ग आए तो बहुत मार खाओगे, बट इसका मतलब ये नहीं कमेंट नहीं करो, कमेंट जरूर करोगे। तो हमने कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 70 से 80 क्वेश्चन देख लिए, और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन। अब मिलते कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, पांडा से को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद दोस्तों।